सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों। जब भी स्कूल ओपन होती है और मॉर्निंग में सबसे पहले असेंबली में कौन सा गीत गाते हैं हम लोग? बिल्कुल कही, यानी हम राष्ट्रगीत से शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, राष्ट्रगीत यह गीत किसने लिखा? बिल्कुल सही, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, यानी रविंद्रनाथ ठाकुर जी से हम कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेरा अहोभाग्य ये पाठ देखेंगे, जिस पाठ को चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी ने लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी का जन्म 1906 में हुआ था। उन्होंने साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं संदेह, मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहेब, चंद्रकला, पगली, 3 दिन, भय का राज्य, देव और मानव आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हमें मिलती हैं। प्रस्तावना: प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से हुई भेंट से संबंधित संस्मरण बताया है। संस्मरण यानी यादें। पाठ को शुरू करने के पहले चित्र देखकर उचित सर्वनाम में लिखो। सर्वनाम दिए गए हैं। सर्वनाम मीन्स प्रोनाउंस। तू, मैं, वह, यह, क्या, जैसा, वैसा, अपने और आप, यह प्रोनाउंस दिए गए हैं, जिसको चित्र में देखकर हमें लिखना है। पहला चित्र देखिए, एक लड़का खड़ा है, यानी वहाँ पे कौन सा सर्वनाम आएगा? मैं, यानी मैं अमित हूँ, मैं अजय हूँ, इस प्रकार। दूसरे चित्र में 2 बच्चे दिख रहे हैं, एक लड़का एक लड़की है, मानो वो भाई बहन है। तो वहाँ पर हम कौन सा सर्वनाम का प्रयोग करेंगे? तू, है ना? तू, ये सर्वनाम का हम प्रयोग करेंगे। सेंटेंस कैसा बनेगा? तू घर चल, यानी तू घर चल। यहाँ पे फूलदान दिख रहा है, तो यहाँ पर यह सर्वनाम का प्रयोग होगा। यह फूलदान है, यह फूलदान है। बच्चों आगे देखो, बीज को अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर बीज अंकुरन से पौधा अपने आप मिट्टी के बाहर आता है। यानी यहाँ पे पौधा दिखाई दे रहा है और बीज जो है वो बाहर आ रहा है। तो यहाँ पर कौन से सर्वनाम शब्द का प्रयोग होगा? अपने आप, है ना? बीज अंकुरन से पौधा अपने आप मिट्टी के बाहर आता है। यहाँ पर वह घर है, यानी घर दिखाई दे रहा है, तो हम सर्वनाम शब्द इस्तेमाल करेंगे वह, है ना? और यहाँ पर 2 बच्चे गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कैसा बोलेंगे? जैसा गाना लगाएंगे वैसा गाना सुनोगे, जैसा वैसा। तो ठीक है बच्चों, आगे देखिए। तुम्हारा नाम क्या है? क्या यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या आता है? क्या, है ना? तो क्या, यह सर्वनाम इस्तेमाल। तो बच्चों आइए हम इसका सारांश देखेंगे। सारांश यानी समरी। फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लसित था, क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। शांति निकेतन में ये साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। शांति निकेतन ये कोलकाता में है ना? विश्वविद्यालय है। और इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि ये इस कार्यक्रम के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट कौन थे? स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी थे। इसीलिए ये कार्यक्रम लेखक के लिए बहुत ही खास था। निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए।
यानी जिस दिन जाना था वो दिन तय हुआ और उनके साथ में बहुत सारे लोग जो है कलकत्ता जाने के लिए यानी शांति निकेतन जाने के लिए तैयार हो गए। लगभग 1 दर्जन यानी 12 से अधिक हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। यानी वहाँ पर शांति निकेतन की जो बिल्डिंग है वहाँ पर एक बहुत सुंदर इमारत है, वहाँ पर इनको ठहराया गया था। यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। यानी उसके सामने जो है बहुत सारे अशोक के पेड़ पौधे थे। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी। वह जैसा सोचा था वैसा ही पाया। यानी लेखक और उनके साथियों ने जैसा सोचा था उसी प्रकार की ये इमारत थी। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। बरामदे में खड़ा होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। तो इतना सुंदर नज़ारा वहाँ का था। दूसरे दिन प्रातःकाल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। प्रातःकाल यानी सुबह सुबह ही दूसरे दिन बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य यानी तबीयत ठीक नहीं है, अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। मैं बहुत निराश हो गया। यानी ये खबर सुनते ही लेखक बहुत ही निराश हो गए। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर के ने हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन एक अच्छी बात जो है उनको बताई गई कि डॉक्टर ने कहा कि आप लोग 15 मिनट मिल सकते हो। तो लेखक को बहुत खुशी हुई और उनके साथियों को बहुत खुशी हुई। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मीन्स बहुत खुश होना, खुशी का ठिकाना नहीं रहना यानी अत्यधिक खुश होना। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतजार करने लगे। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि वह कुछ 2-3 आदमी ही होंगे, पर जब उन्होंने हम 15 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं है। उन्होंने मजाक में कहा, इस मकान में जगह की भी कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुई यानी बातचीत शुरू हुई। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आधी आदमी था। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है। यानी प्रायतः रविंद्रनाथ जी ग्रामीण जीवन का ही ज़्यादातर उनके कहानियों में वर्णन मिलता है। उसके पहले इस तरह की कोई चीज़ बांग्ला भाषा में नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जीवन की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। यानी ग्रामीण जीवन उनका कहानी का मुख्य स्रोत रहा करता था। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती हैं। यानी संसार में कहीं पर भी आप जाएंगे तो वहाँ पर इस कहानी का कोई ना कोई एक पात्र आप लोगों को जरूर नजर आएगा, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही होता है। यानी मनुष्य जो है भगवान की देन है, ईश्वर की देन है, खुदा की देन है। तो जहाँ जहाँ पे मनुष्य है वहाँ पे उनकी मनोवृत्ति एक जैसी अपने को देखने के लिए मिलती है। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव, आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया?
यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। गुरुदेव बोले, वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। एक काबुली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत ही परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। इसी तरह वार्तालाप होता रहा। हम सबके लिए एक मानसिक खाद्य था। आश्चर्य की बात यह कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे और चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी वह बात सच में ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी। अनुभूति यानी एक्सपीरियंस, अनुभव, उल्लास यानी आनंद की। पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफ़ी समय तक रह चुके थे, तब मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। यानी मुझे बहुत ही खुशी मिली। ओहो, मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। क्या यह सच है? मेरा अवभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। नोबेल पुरस्कार यानी रविंद्रनाथ ठाकुर जी की गीतांजलि, इस काव्य किताब को नोबेल प्राइज मिला था। यानी भारत को पहला नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ जी की गीतांजलि के काव्य के रूप में मिला था। तो इस प्रकार जो है रविंद्रनाथ ठाकुर जी की संस्मरण में लेखक भाव विभोर हो गए थे और रविंद्रनाथ ठाकुर जी के साथ बिताए चंद मिनटों को उन्होंने अपने ज़िंदगी का सबसे अनमोल तोहफा माना। तो इस प्रकार यहाँ पर रविंद्रनाथ ठाकुर जी से जो मुलाकात हुई उसका संस्मरण चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने बहुत सुंदर तरीके से किया है। तो इससे हमें रविंद्रनाथ ठाकुर जी की महानता का बहुत ही नज़दीक से परिचय मिलता है। तो ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये संस्मरण जो है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक बार दो बार आप स्वयं इस पाठ को पढ़िएगा। पढ़ने की आदत सबसे अच्छी आदत है। धन्यवाद।